द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफा फिर कामरान यूसुफ साहब मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। कामरान साहब डेली एक्सप्रेस के साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ काम करते हैं और एक्सप्रेस टीवी पे भी एक प्रोग्राम करते हैं। कामरान साहब, पाकिस्तान ने पहली दफा 75 ईयर्स के बाद पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी है। आपने इस पे 3-4 दिन पहले एक स्टोरी भी की थी जिससे ये इंप्रेशन मिलता है कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इंडिया के साथ जो है वो दुश्मनी खत्म कर दी जाए और अमन के साथ रहा जाए। तो क्या ये इंप्रेशन अभी दुरुस्त है या उसमें आप कुछ तब्दीली की जरूरत महसूस करते हैं? देखें, ये जो पब्लिक वर्जन है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का, ये मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, जो रिलीज किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। तो उसमें जाहिर है कि जो फॉरेन पॉलिसी के चैप्टर में अगर आप जाएं तो भारत के साथ ताल्लुकात का जिक्र किया गया है और उसमें अगर आप देखें तो उसमें इस ख्वाहिश का जरूर इजहार किया गया है कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे जो हमसाये जैसे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन अगेन उसके लिए पाकिस्तान ने इस बात का भी इजहार किया है कि इसके लिए जरूरी है कि दोनों मुमालिक मुज़ाकरात के जरिए जो मसला कश्मीर है उसका हल तलाश करें। अब ये एक छोटा सा सेंटेंस है और उसके अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार जरूर किया है कि हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। अब जहां तक बात है कि पाकिस्तान भारत के साथ दुश्मनी नहीं चाहता, उसका मजीद एलेबोरेट तो नहीं किया गया, लेकिन उसकी वजह यह है कि ये जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का एक क्रक्स आप उसे कह लें, जो नट एंड बोल्ट्स हैं, जो एक्चुअल सारा प्लान है, जो 100 सफात पर मुश्तमिल जो ओरिजिनल नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है, उसको खुफिया रखा गया है और खुफिया रखा जाएगा। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि उसके अंदर ये बातें जरूर मौजूद हैं कि अगर हम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर जो सारा फोकस है वो है ही मईशत के ऊपर, कि मईशत को हमने मजबूत करना है और एक सिटीजन सेंट्रिक फ्रेमवर्क, यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का सारा महवर है वो पाकिस्तान का आम शहरी है। तो उसके लिए ये नहायत जरूरी है और इसमें इजहार किया भी गया है कि पाकिस्तान जो उसके इमीडिएट नेबर्स हैं, जो करीबी हमसाया ममालिक हैं, उनके साथ अमन चाहता है। तो अगर इस ब्रॉडर आप आउटलाइन को अगर आप देखें तो यकीनन पाकिस्तान की ख्वाहिश जरूर है, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए पाकिस्तान की अगेन प्री कंडीशंस भी हैं कि वो मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। आपने जिक्र किया मेरी स्टोरी का, तो उसमें जो मेरा नुक्ता नजर था, जो एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग हुई, तो जो पाकिस्तानी हुकाम थे उनसे मैंने यही पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि मसला कश्मीर हल किए बगैर हम भारत के साथ तिजारत और जो दूसरे मामलात हैं उनको मामूल पे ले आए। तो उन्होंने इस इम्कान को रद्द नहीं किया। उन्होंने कहा कि माजी में अगर आप देखें कि जब दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हुए, उनके दरमियान को पेशरफ्त हुई, तो हमने देखा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत भी हुई और बाकी मामलात भी आगे बढ़े। तो अगर मुस्तकबिल में इस तरह की पॉसिबिलिटी होती है कि जब भारत के साथ हमारे मुज़ाकरात होते हैं उसमें कुछ पेशरफ्त होती है, तो फिर ये ऐन मुमकिन है कि हम भारत के साथ जो तिजारती ताल्लुकात हैं उसको भी मामूल पे ले आएं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये जरूर कहा कि ये मामला इतना सादा नहीं है, इसमें काफी पेचीदगियां हैं। अच्छा कामरान साहब, अंग्रेजी में कहते हैं द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। तो असल तो चीज ये है कि हमारी जो अप्रोच रही है, अभी आप देखिए गुज़िश्ता चंद हफ्तों में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ साहब को इंडिया ने इनवाइट किया और उन्होंने बहुत रूडली वो इनविटेशन रिजेक्ट कर दी। उसके बाद फिर सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब को इंडिया की जो लोकसभा है उसके स्पीकर ने इनवाइट किया। तो वो एक सेंटेनरी मना रहे थे मेरे ख्याल में उनके जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। तो उन्होंने भी कहा कि जब तक कश्मीर का मसला डिस्कस नहीं होगा मैं नहीं आऊंगा। तो ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, दो थी बल्कि, तो वो तो हमने रिजेक्ट कर दी। और फिर जैसे प्राइम मिनिस्टर ने खुद ट्रेड की इजाजत दी बतौर कॉमर्स मिनिस्टर, लेकिन बतौर प्राइम मिनिस्टर उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो सिग्नल्स हैं ये तो नहीं कोई इस तरह का कोई बंदे को
यानी यकीन दिलाते कि भाई हमने वाकई अपनी थिंकिंग चेंज कर ली है और जियो स्ट्रेटेजिक से हम जियो इकोनॉमिक्स पे चले गए हैं? जो थिंकिंग चेंज करने की आप बात कर रहे हैं, जो ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई है, एक बात उसमें जरूर की गई है कि जो एक तो पाकिस्तान के मौजूदा जो जमीनी हकायक हैं, वो इंटरनल पॉलिसी हो, वो मैशत के हवाले से हो, वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो, उससे कते नजर ये जो पॉलिसी है ये मुस्तकबिल जो फ्यूचर डायरेक्शन है उसका तयन करती है। क्योंकि ये बात भी अपनी जगह पे है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान की एक इंटेंशन है कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, लेकिन साथ ही ये भी सेंस है या पाकिस्तान की जो असेसमेंट है कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है भारत के अंदर, जो मोदी गवर्नमेंट है, उनके होते हुए उनको इस तरह की जो एक रप्रोशमा आप कह लें, एक आइस ब्रेक होने की बात कर लें, वो इम्कान उनको नजर नहीं आता। ये जो बात कर रहे हैं वो मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। मसलन जो वो हुकाम है उन्होंने ये कहा कि हम ये कब कह रहे हैं कि हम भारत के साथ, ऐसा तो नहीं है कि अगले 100 साल तक हॉस्टिलिटी चाहते हैं, हम तो चाहते हैं भारत के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर हों, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो बात आप कह रहे हैं कि मुईद यूसुफ ने और जो चेयरमैन सेनेट है उन्होंने भारत की तरफ से जो उनको इन्विटेशन आई उसको उन्होंने रद्द किया, उसकी वजह जो मौजूदा जो हालात हैं और जो मौजूदा स्टेट ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, वो वजूहात हैं। तो मुस्तकबिल में हाउएवर पाकिस्तान इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के तनाजुर में इस इम्कान को रद्द नहीं कर रहा कि भारत के साथ आइंदा आने वाले सालों में ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते, या इस तरह की कोई इन्विटेशन आएगी तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये एक हमें जरूर डिफरेंस करना चाहिए। जहां तक मौजूदा हालात का ताल्लुक है, मौजूदा जो बीजेपी की गवर्नमेंट है भारत के अंदर, उसके होते हुए पाकिस्तानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका ख्याल है कि शायद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात जो हैं वो बहुत कम है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तो सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब ये सेकंड टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि इंडिया यानी पाकिस्तान के साथ कोई बड़ी कोई कंप्रोमाइज कर सकते हैं। जिस तरह के अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी ज्यादा एंटी कम्युनिस्ट समझी जाती थी और उन्होंने ही चाइना के साथ एक बिगनिंग की। तो उस लिहाज से तो वैसे आपको पता है कि 2015 में इमरान खान जब अपोजिशन के लीडर थे, ये दिल्ली गए थे, तो उस वक्त इन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। तो और नरेंद्र मोदी जो है लाहौर आए भी थे जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन हमारे यहाँ उसका बिल्कुल उल्टा असर हुआ और हमने नारे लगाने शुरू कर दिए कि नवाज शरीफ जो है वो गद्दार है और उसको मोदी का यार कहा गया। तो ये भी तो एक मसले मसाइल है ना। अब बिल्कुल मसले मसाइल तो अपनी जगह पे हैं और शायद यही वो वजूहात हैं जो आपने जिक्र किया कि मौजूदा हालात के तनाजुर में जब आपने एक पोजीशन ली है, खास करके 5 अगस्त 2019 को जो खसूसी हैसियत खत्म की भारतीय सरकार ने कश्मीर की, और उसके बाद दोनों मुमालिक के दरमियान जो स्ट्रक्चर्ड डायलॉग है वो तो हो नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में जब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुलाते हैं, तो वो अगर आप इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेते तो क्या उसकी जो पॉलिटिकल और जो डोमेस्टिक कॉस्ट है, खास करके जो अपोजिशन जमाते हैं, वो तो वही ताना उन्हें देती जो जब तहरीके इंसाफ खुद अपोजिशन में थी और उस वक्त की जो रूलिंग पार्टी थी PMLN, उनको ये ताने देती थी कि देखें आप तो हमें कहते थे कि हम मोदी की जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कि मोदी गवर्नमेंट ने जो कश्मीर में जो कुछ किया, आप उसके बावजूद उन्होंने जो इन्विटेशन आपको दी आपने वो एक्सेप्ट कर ली। तो ये तो एक पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है। जहां तक आपने जिक्र किया कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी दूसरी दफा मुंतखब होकर के आए तो उनके मुंतखब होने से पहले ये बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान और भारत के तनाजुर में जो मोदी जैसे लीडर हैं वो बेहतर साबित हो सकते हैं। और बावजूद इसके कि कुछ माह पहले ही हमने देखा पुलवामा वाला वाकया हुआ, बालाकोट वाला इंसिडेंट हुआ, जहां दोनों मुल्क बिल्कुल जंग के करीब थे, और उसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान का इस उम्मीद का इजहार करना कि मोदी जब दोबारा मुंतखब होकर आएंगे तो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की भी और कश्मीर के हल की तरफ भी हम जा सकते हैं। अब उसके अंदर जो पाकिस्तानी हुकाम का मौक़िफ़ है वो ये है कि जो भारत की तरफ से 5 अगस्त 2019 का स्टेप लिया गया, जाहिर है कि उसकी वजह से मामलात ज्यादा खराब हुए और
मेरी भी ये शायद अंडरस्टैंडिंग है कि अगर वो 5 अगस्त 2019 वाला एपिसोड ना होती तो ये इम्कान मौजूद था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत के अंदर दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात बेहतर हो सकते थे। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि माजी का आपने हवाला दिया जब मोदी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से लाहौर मिलने आए, उस वक्त हालात इसलिए मुख्तलिफ थे क्योंकि नवाज शरीफ के ट्रेडिशनली एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, ये एक ओपन सीक्रेट है कि इस वक्त और उस वक्त भी जब ये मुंतखब होकर के आए कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भरपूर हिमायत हासिल थी। तो ऐसी सूरत में अगर कोई दोनों मुल्कों के दरमियान पीस प्रोसेस का इनिशिएटिव लिया जाता तो शायद उसके इम्कान ज्यादा थे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को यह लगा कि जब 5 अगस्त 2019 का मोदी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लिया गया तो उनको एक सेंस ऑफ बिट्रेयल थी, जिसकी वजह से फिर वो ज्यादा आपने देखा हुआ कि उन्होंने पर्सनल अटैक भी किए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे। और उसकी वजह यही थी कि उनके दिमाग में जो खाका था कि मोदी जब दोबारा मुंतखब होकर के आएंगे वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद वो बिल्कुल उसके बरक्स था। लेकिन कामरान साहब, जब ये एक्शन लिया इंडिया ने अगस्त 2019 में, तो हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने कोर कमांडर्स की मीटिंग में कहा गया था कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो कभी इसको तस्लीम ही नहीं किया था। तो वो तो फिर इतना रेलेवेंट चीज नहीं रह जाती। लेकिन क्या उसके बाद जो है, क्या मिलिट्री लीडरशिप में या सिविलियन लीडरशिप में कोई चेंज ऑफ हार्ट हुई है? वरना तो सारी हुकूमतें ये हमारी कहती रही हैं कि हम इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बस कश्मीर का मसला हल कर दो, सब एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। अब क्या फर्क है आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो सिचुएशन थी या 50 साल पहले जो सिचुएशन थी, आज क्या डिफरेंट है? देखें, जो चेंज ऑफ हार्ट की आप बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी रियलिटीज हैं। देखें, जो मईशत है पाकिस्तान की, आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत है उसको बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। और आपकी मईशत के ज़ाहिर इंटरनल डायनामिक्स भी हैं, एक्सटर्नल डायनामिक्स भी हैं। और अगर आपने मुआशी तौर पर अपने आप को मजबूत करना है तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर जो आपके इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना पड़ेगा। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा जो आपने बात की ना कि जो मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है, इनका नुक्ता नजर, बल्कि ये कहा भी जाता है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, और एक वजह भी थी कि नवाज शरीफ ने उनको क्यों उस वक्त बतौर आर्मी चीफ अपॉइंट किया, शायद इनका जो नजरिया था भारत को लेके और ओवरऑल जो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है वो मुख्तलिफ था, और वो भी भारत के साथ अमन के ख्वाहां थे। और अगर आप देखें तो एक तरफ तो हम दोनों मुल्कों के दरमियान पॉलिटिकल लेवल पे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे आपको एक हॉस्टिलिटी नजर आती है। लेकिन आप एक और जो अहम पेशरफ्त है जिस पर शायद कम बात होती है, अब तकरीबन 1 साल होने वाला है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जंगबंदी है। पिछले साल फरवरी में दोनों जो DGMOs के दरमियान जो राब्ता हुआ और उसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट गैर मामूली वो सामने आई जिसका किसी को तवक्को भी नहीं थी। और उसकी वजह जाहिर है कि एक बिहाइंड द सीन टॉक्स चल रहे थे जिसमें दोनों मुल्कों ने 2003 की जो सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग थी उसको रिवाइव किया, उसको बहाल किया। और बावजूद इसके कि पॉलिटिकल सतह पे आप देखते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान बयानबाजी का तबादला जारी रहता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे 1 साल होने वाला है, दोनों अतराफ से कोई जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं हो रही। तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं जो दोनों ममालिक की जो मिलिट्री क़यादत है, जो मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेक्ट है, वो मेरे ख्याल में अभी भी ठीक है। तो एक ये जो चेंज ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं, ये भी इसकी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो भारत के साथ किसी ना किसी तरीके से ताल्लुकात को मामूल पर लाना होगा। और अब वो कैसे होगा, ज़ाहिर है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। जब तक भारत की तरफ से भी जब कोई स्टेप्स लिए जाएंगे तो जाहिर है कि फिर पाकिस्तान भी उस तरह से रेसिप्रोकेट कर सकता है। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो उन्होंने एक मैक्सिमम आप कह रहे हैं ना कि एक पोजीशन ली है, डोमेस्टिकली लोगों को बताया है कि भारत ने सामने रखते हुए भारत के साथ मुज़ाकरात करना, उनको कोई ऐसी कंसेशन देना, शायद वज़ीर आज़म इमरान खान को पता है कि वो पॉलिटिकली
वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपने ही नैरेटिव के आप कह सकते हैं कि एक जिसे कहते हैं ना कि आप जरगमाल बन गए, एक हॉस्टेज बन गए हैं। अब उससे कैसे निकला जाए, ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर एटलीस्ट आपको ये लगता है कि एक इंटेंट जरूर है स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस समत पर देखना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये डिपेंड करता है कि खित्ते की सूरत हाल क्या रहती है, मामलात किस तरफ जाते हैं, तो ये चीजें ही फिर डिटर्मिन करेंगी। जी कामरान साहब, मेरे इल्म में है कि जनरल बाजवा को एक ये एज हासिल है कि इन्होंने इंडियंस के साथ अफ्रीका में काम किया है जब ये यूएन ट्रूप्स के तहत वहां गए थे, तो ये एक अच्छी चीज है। और वो साहब जो थे इनके साथ जिन्होंने काम किया वो इंडिया के आर्मी चीफ भी बने, तो वो भी एक लिंक हो सकता है। फिर इनकी बात जो है जो मैंने भी सुनी वो ये थी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इन्होंने कहा था कि मैंने अपने इदारे से ये तहकीक करवाई है कि ट्रेड है जो दोनों मुल्कों के दरमियान अगर ट्रेड होती है तो पाकिस्तान को ज्यादा फायदा है। लेकिन बात ये फिर आ जाती है ना कि प्रैक्टिकली क्या किया गया। वो जो है सिवाय कश्मीर में जो सीज फायर है वो अच्छी एक डेवलपमेंट थी, उसके अलावा ट्रेड के मैदान में तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर कश्मीर का भी मसला है, अगर हम मीडिया में डिबेट को ही खोल दें तो मेरा ख्याल है कि ये जो हवा है कि जी अपोजिशन पता नहीं क्या कर देगी, तो सिचुएशन बहुत जल्दी नॉर्मल हो सकती है कश्मीर के हवाले से भी, क्योंकि हम ओपनली डिबेट नहीं करते इस इशू को, इसलिए ये ज्यादा बड़ा हवा बना हुआ है। देखें, जो जहां तक आपने बात की ना कि जंगबंदी जब हुई थी पिछले साल फरवरी में दोनों मुल्कों के दरमियान, तो वो नतीजा था जो दोनों मुल्कों के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे थे। और कहा यही जाता है कि उसमें जो कुछ दोस्त ममालिक हैं, यूएई ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। और जो उसका अगला जो स्टेप था वो यही था कि एक तो जो डिप्लोमेटिक सतह पर आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने रिलेशनशिप डाउनग्रेड कर दिए, यानी कि अपना सफीर भारत से वापस बुला लिया, जो भारत का पाकिस्तान में सफीर था उसको यहां से भेज दिया। तो जो मेरी जो जहां तक इत्तला है कि जो अगले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने थे उस सीज फायर के बाद वो यही थे कि एक तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है जो डाउनग्रेड किया है उसको पुरानी सतह पे बहाल करना है, और दूसरा कि पार्शली जो है वो ट्रेड को ओपन करना है ताकि ग्रेजुअली रिलेशनशिप जो है वो मामूल पे आ सके। अब जब बतौर आपने खुद कहा कि कॉमर्स मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ईसीसी में उस बात की मंजूरी दी कि यस कि हमें कपास और जो चीनी है वो भारत से इंपोर्ट करेंगे, लेकिन जब ये खबर मीडिया में गई, ऑपोजिशन का रिएक्शन आया, उनके जो नाकदीन है उनकी तरफ से रद्द अमल आया कि एक तरफ तो भारतीय सरकार ने कश्मीर में ये किया और उधर से कोई कंसेशन भी नहीं दी, और आप खामोशी के साथ अब भारत के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं। और फिर हमने देखा कि जब काबीना में ये मामला गया तो उसके ऊपर जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने एतराज़ किया, क्योंकि कहा यही जाता है कि उनको भी इस सारे मामले पर बेखबर रखा गया था। तो फिर ऐसी सूरत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दो के खुद को तो कहते हैं कि लीडर को मुश्किल फैसले लेने चाहिए, तो वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके। उनको यही लगा कि अगर उन्होंने ये फैसला किया तो पॉलिटिकली वो उसको सेल नहीं कर सके, तो वो एक सेटबैक था। अगर उस वक्त वो थोड़ा मेरे ख्याल में स्टेप ले जाते तो चीजें शायद आज मुख्तलिफ होती। लेकिन मैं ये भी जरूर कहूंगा कि दूसरी तरफ से कुछ यकीन दहानियां पाकिस्तान को भारत की तरफ से भी करवाई गई थी। कुछ ये ख्याल था कि भारत कश्मीर को लेकर के कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेगा, जब वो लेगा तो कम से कम जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो रियासत पाकिस्तान है, वो अपने जो क्रिटिक्स हैं, अपनी अवाम है, उनको कम से कम ये बता सकेंगी कि देखें भारत ने भी कम से कम ये स्टेप्स लिए हैं जिसके नतीजे में हमें अब मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ना है। तो दोनों तरफ से क्योंकि एतमाद का इतना फुकदान है तो शायद वो जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो तोड़ नहीं सके, और जिसकी वजह से मामलात जूं के तू हैं। और अब तो ये हालात है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत है, जो पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज हैं, उनकी तो यही असेसमेंट है कि एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर या मोदी गवर्नमेंट के होते हुए कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हमें। लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि इमरान खान साहब फिर उस वक्त कम से कम पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी से कोई सिलसिला जुम्बानी करते और उनको एतमाद में लेते कि भाई कल को आपकी भी गवर्नमेंट हो सकती है, तो आपके लिए भी फायदामंद है अगर हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाते हैं। तो क्या ये बेहतर ना होता? जमात इस्लामी को तो आप कन्विंस नहीं कर सकते, उनका तो वो हार्ड लाइन रहेगी,
लेकिन पीएमएलएन और पीपीपी को तो आप कन्विंस कर सकते थे ना कि यार ये ट्रेड हमारे फायदे में है, आप लोग सपोर्ट करें इसको। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो तर्ज हुक्मरानी है वो डिफरेंट स्टाइल है। अगर आपने देखा हो तो अभी तक 3 साढ़े 3 साल उन्हें हुए, और इस दौरान आपको पता है कि कौमी सतह पर भी और फॉरेन पॉलिसी के मैदान पे भी बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई। इवन पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ और एक लम्हे लगा कि शायद दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो जाएगी, और वो जितनी हाई लेवल मीटिंग्स हुई जिसमें अपोजिशन को बुलाया गया, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हमेशा इनकार किया अपोजिशन के साथ बैठने में। तो जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन के साथ इन कौमी मामलात के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो जाहिर है कि अपोजिशन खुद से क्यों हुकूमत को सपोर्ट करेगी। अगर वो जेन्युइनली कोशिश करते, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन उनकी पॉलिसी बिल्कुल इसके हक में है कि हमने भारत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना है, और अगर उनके साथ संजीदगी के साथ इन दोनों जमातों के साथ उस वक्त जब ये ट्रेड का मामला चल रहा था, इनको रीच आउट किया जाता और उनको बताया जाता कि ये पाकिस्तान के मफाद में है, तो आई एम श्योर कि जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो कहीं ना कहीं अगर उनकी हिमायत ना करती तो शायद वो तनकीद उस तरीके से ना करती। लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको एतमाद में लेने की जरूरत थी। जब आप हुकूमत में होते हैं तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपको आजिज़ी दिखानी पड़ती है, थोड़ा सा आपको झुकना पड़ता है अगर आपको लगता है कि ये जो फैसला है ये पाकिस्तान के मफाद में है। लेकिन मेरे ख्याल में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है वो बिल्कुल ऐसे मूड में है नहीं, ना ही उनका जो तर्ज हुक्मरानी है वो इस तरीके का है कि वो तमाम जो जमातें हैं अपोजिशन की, उनको इन मामलात के ऊपर साथ लेकर के चलें। इवन के जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो जारी की गई है, 2 केस में दावा किया गया है कि इस पे कौमी इत्तेफाक राय है। जब ये पॉलिसी पेपर लॉन्च किया गया, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो सिविल और अस्करी क़यादत भी मौजूद थी वहां पे, जो सिफारतकार भी मौजूद थे, उनके जो रूलिंग पार्टी के मेंबरान हैं वो भी मौजूद थे। अगर कोई नहीं था तो वो अपोजिशन नहीं थी, और जब अपोजिशन नहीं है तो आप उस पर कहते हैं कि ये कौमी इत्तेफाक राय से डॉक्यूमेंट लाया गया। हालांकि ये वाकई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि इस पे तमाम जमातों का इत्तेफाक राय होना चाहिए था, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शायद इस पे बिलीव नहीं करते, और यही वजह है कि भारत के मामले पर भी उन्होंने कोशिश नहीं की कि अपोजिशन जमातों को, जिनका नुक्ता नजर मौजूदा हुकूमत से मुख्तलिफ नहीं है भारत के साथ ताल्लुकात की अगर बात करें, लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इनको हम अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो खुद नहीं अगर कोई इनिशिएटिव लेते, अपनी पार्टी से किसी बंदे को, शाह महमूद कुरैशी को, जिनके दोनों पार्टियों में अच्छे ताल्लुकात हैं, वो दोनों पार्टियों में रहे हैं, उन्हीं को अगर ये सौंप दें कि भाई इन लोगों को एतमाद में लो, ताकि हम अगर इंडिया के साथ कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो कम से कम ये 2 पार्टियां उसको अपोज ना करें। देखिए, आइडियली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जितना मैंने क्लोजली तहरीक इंसाफ को ऑब्जर्व किया है, हर जमात में आपको एक पॉलिसी होती है ना, गुड कॉप बैड कॉप। एक जो पॉलिटिशियन का एक ग्रुप होता है जो तनकीद करता है, वो बेशक ऑपोजिशन का हो या गवर्नमेंट का, लेकिन एक दूसरा ग्रुप होता है दोनों अतराफ में, ऑपोजिशन में भी और हुकूमत में भी, जो एक ब्रिज का काम करता है, जिसमें ऐसे सियासतदान होते हैं जो जरा न्यूट्रल रहते हैं और जब आपको ऐसी मुश्किल सूरत हाल में जरूरत पड़े तो एज अ ब्रिज का काम कर सकें। लेकिन शुरू में हमने जरूर देखा, आपने जिक्र किया शाह महमूद कुरैशी का, इनिशियली जब जो आपने देखा कि पार्लियामान के इजलास होते थे, उसमें जो बिजनेस था वो आगे नहीं बढ़ रहा था, अपोजिशन बार बार एहतजाज करती थी, तो उसमें कोशिश बिहाइंड द सीन की गई कि किसी तरीके से इसको स्मूथ चलाया जाए। लेकिन कुछ अरसा तो वो मामलात जहां तक पार्लियामान को चलाने के हैं, दोनों अतराफ से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन वो फिर जो रवाबित हैं वो खत्म हो गए। हमने देखा कि इवन शाह महमूद कुरैशी जैसे जो अदरवाइज बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, बड़े तहम्मुल से बात करते हैं, पर्सनल अटैक नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी फिर अपोजिशन के ऊपर इस तरह के अटैक्स किए कि मुझे नहीं लगता कि अभी जो रूलिंग पार्टी है कि उसके अंदर कोई इस तरह का सियासतदान, इस तरह का बंदा मौजूद है जो अपोजिशन के साथ अगर बात करे तो उनको एक्सेप्टेबल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो अहम कौमी नौयत के मामलात हैं, आपको नजर आता है कि अपोजिशन और जो हुक्मरान जमात है उनके दरमियान बहुत ज्यादा एक डिवाइड है और कोई आपको इत्तेफाक राय नजर नहीं आता। और आगे चल के भी, अब तो वैसे भी साल 1.5 साल के बाद इलेक्शन का साल जो है वो शुरू होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि जितनी पोलराइजेशन है इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है और जो बाकी अपोजिशन की जमातें हैं
इनके दरमियान किसी ऐसे नुक्ते के ऊपर कोई इत्तेफाक राय हो सकता है। अच्छा कामरान साहब, आखिर में ये बताइए कि हमारे मीडिया के जो लोग हैं उन्होंने कैसे रिएक्ट किया है इस पे। शेखर गुप्ता ने तो इस पे बड़ी एक्साइटमेंट का इजहार किया है, जो इंडिया के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नुसरत जावेद ने उस पे कॉलम लिखा, शाहिद मसूद साहब ने उस पे कुछ तबसरा किया। तो कैसा लगा आपको कि पाकिस्तानी जो कमेंटेटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, या जो ओपिनियंस देते हैं कमेंटेटर्स हैं, मीडिया पंडित्स हैं, उनका क्या रिएक्शन रहा है इसके बारे में? आर दे रेडी फॉर अ चेंज? एक पैराडाइम शिफ्ट आने वाली है क्या पाकिस्तान के थिंकिंग में? देखिए, ये डिपेंड करता है कि ज़ाहिर है कि हर मुल्क में, भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या किसी और मुल्क में, हर किसी का अपना नुक्ता नज़र है, जो कमेंटेटर्स हों या मीडिया वाले हों। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक जो लोग बड़ा क्लोजली फॉरेन पॉलिसी को और इन तमाम मामलात को फॉलो करते हैं, वो समझते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किए बिना पाकिस्तान जो अपना ट्रू पोटेंशियल है, जो भी हम कहते हैं कि हमारी इतनी जबरदस्त जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको रियलाइज नहीं कर सकती। अगर उनको देखें तो यकीनन इसको लोग पॉजिटिवली जरूर देख रहे हैं कि हमारा जो फोकस है, एटलीस्ट देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट कि जब तक हम मुआशी तौर पर अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो हम किसी महाज पर भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जो हम करना चाह रहे हैं। और पर्सनली मुझे जो इसके अंदर अब उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, जो चीज अच्छी लगी कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो पब्लिक किया गया है उसमें ये जरूर जिक्र किया गया है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी है और प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनानी है। अब ये दो बड़ी जबरदस्त चीजें हैं कि इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप कोई फैसला करते हैं और आपको लगता है कि उस फैसले में तस्हीह की जरूरत है, अगर माजी में आपने कोई फैसला किया वो गलत था, तो उसकी इस्लाह हमने करनी है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि शायद हम अपनी गलतियों का एतराफ नहीं करते और उनका अजाला नहीं करते। तो इस पॉलिसी के अंदर एटलीस्ट इस बात का जरूर एतराफ किया गया है कि हमें अपनी इंट्रोस्पेक्शन भी करनी है जब इस पॉलिसी को परसू करना है, और एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनानी है। और उसके अंदर आप जो हम पाकिस्तान भी और भारत भी जज्बाती कौम है ना, तो वो भारत के साथ ताल्लुकात को लेकर के हो, अमेरिका ताल्लुकात के लेकर हो, तो हमारी पॉलिसी की रो में हम बह जाते हैं। तो इसमें इसका भी इजहार किया गया है कि हमने जज्बात से हटकर एक प्रैग्मेटिक जो है ना अप्रोच अपनानी है। तो अगर तो वाकई इन चीजों के ऊपर अमल दरामद हो जाता है तो एटलीस्ट देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग के चीजें आगे चल के चेंज हो सकती हैं। लेकिन अगेन आई थिंक जो इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक जो मुझे नजर आता है, अगर ये इतनी जबरदस्त पॉलिसी थी, इतने लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया, 7 साल इस पर काम हुआ, तो बेहतर था कि ऑपोजिशन को भी इसके ऊपर ऑन बोर्ड लिया जाता और जो तकरीब की गई थी तो उसमें ऑपोजिशन के लोगों को भी दावत दी जाती, तो शायद ये ज्यादा बेहतर रिफ्लेक्शन होती। इसे हकीकी मानों में फिर हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कह सकते हैं। जी, आपने ये बहुत बहुत जबरदस्त बात की कि अपोजिशन को इत्माद में लेना चाहिए था। और देखिए, अब अगर मेडिसिन अभी भी आ रही है इंडिया से, तो क्या बाकी चीजें क्यों नहीं आ सकती? अब भी वो चीजें जा रही हैं, इंडिया भी जा रही हैं, इंडिया की चीजें पाकिस्तान भी आ रही हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत बढ़ जाती है इसलिए कि वो वाया दुबई आती हैं। मुझे एक इंडियन बता रहे थे कि पाकिस्तान का जो मार्बल है उसकी बहुत डिमांड है, लेकिन अब वो इतना महंगा हो गया क्योंकि वो दुबई के रास्ते आता है, तो बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो पाकिस्तान से बराह रास्त जाए तो उससे पाकिस्तान को भी फायदा है, इंडिया को भी फायदा हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच कामरान साहब। अगर कोई कंक्लूडिंग थॉट हो तो बताइए, फिर हम इजाजत लेते हैं। बहुत शुक्रिया शकील साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में कुछ चीजें हैं। आपने कहा कि एक तो बावजूद इसके कि दोनों पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त बायलैटरल ट्रेड सस्पेंड है भारत के साथ, लेकिन आपने खुद जिक्र किया कि खास करके अद्वियात को आप ले लें, जो रॉ मटेरियल है, जाहिर है कि उसके लिए एक एग्जेम्पशन क्रिएट की गई है। तो और दूसरा आपने ये कहा कि वाया थर्ड कंट्री, वाया दुबई, दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड हो रही है। और बहुत जो इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी समझते हैं कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है दोनों मुल्कों के दरमियान। अगर आप ट्रेड ये वाकई ओपन कर देते हैं तो इसके अंदर जो सबसे, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास ऑप्शन है, या तो आप जो 75 ईयर्स दोनों ममालिक जो हैं वो अपने अपने जो नैरेटिव्स के आप समझ लें कि अपना हॉस्टेज रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं दोनों ममालिक के जो लीडरान हैं अपने पब्लिक को भी गुमराह करते हैं। तो एक फ्रेश स्टार्ट लेने की जरूरत है।
कि माजी आपका एक तरफ ठीक है, 75 ईयर्स एक दूसरे के साथ हम लड़ते रहे, जंगें भी लड़ी, उससे हमें हासिल क्या हुआ? तो क्या जो कुछ हम 75 ईयर्स में करते रहे, क्या मुस्तकबिल में भी हमने यही करना है? तो उसके लिए दोनों अतराफ से जो लीडरान हैं उनको आउट ऑफ बॉक्स और बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। और ये मुमकिन नहीं है जब आप बोल्ड स्टेप लेंगे तो आपको मुखालफत का सामना ना करना पड़े। पाकिस्तान में अगर कोई लीडर खड़ा होकर ये कहेगा कि ये हमारी एक ट्रेडिशनल पोजीशन रही है भारत को लेकर के, लेकिन मैं अब ये रास्ता इख्तियार करना चाहता हूं, उसको बिल्कुल मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। भारत में अगर कोई लीडर उठ के कहे कि पहले अगर हम ये पॉलिसी फॉलो कर रहे थे लेकिन हमारी नजर में या मेरी नजर में ये बेहतर है पॉलिसी और भारत के मफाद में है, तो उनको भी वहां पे मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। तो वो जो आवाजें हैं जो इस सारे प्रोसेस की मुखालफत करेंगी, उनको सामने रखते हुए फिर आपने डटे रहना है अगर जो फैसला करते हैं। लेकिन ये कब होगा, कब दोनों मुल्कों को ऐसे लीडर्स नसीब होंगे जो रियलिटी को सामने रखते हुए, जज्बात से हट के, माजी को छोड़ के फ्यूचर लुकिंग जो है ना, फ्यूचर को सामने रखते हुए फैसला करेंगे। और एक पॉजिटिव नोट पे जरूर, अगर आपने देखा होगा कि एक स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल इन दिनों में हो रही है, जो करतारपुर जो कॉरिडोर के रास्ते दो जो भाई थे, एक भारत में थे और एक पाकिस्तान में रह गए थे, 72 ईयर्स के बाद वो उनका आपस में मिलाप हुआ है। वो कितनी जबरदस्त स्टोरी है और भारत में भी और पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उसको पजीराई मिल रही है। तो एट द ह्यूमन लेवल, एट द पीपल टू पीपल लेवल, सर्टनली देयर इज एन अर्ज कि ये जो हॉस्टिलिटी है दोनों मुल्कों के दरमियान खत्म होनी चाहिए। अब क्या हमारे लीडरान जो हैं कोई ऐसा बोल्ड स्टेप ले पाएंगे कि ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर हैं या अदरवाइज जो बैरियर हैं इनको हम क्रॉस करें और वी लिव एज गुड नेबर्स जो बाकी दुनिया जिस तरह रहती है। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छी बात की। और इसके साथ मेरा ख्याल है लीडर्स के साथ साथ जो जर्नलिस्ट हैं उनका भी रोल बहुत अहम है। वो अगर लोगों को सही लाइंस पे एजुकेट करें तो मेरा ख्याल है इन दोनों मुल्कों का, बल्कि इस पूरे खित्ते का जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो सकता है। तो इसी के साथ कामरान साहब, मैं आपसे और बाकी दोस्तों से इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।